हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQ-IAS हिंदी पे आप सबका स्वागत है। और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, सबसे बड़ी चुनौती स्टूडेंट्स के सामने ये रहती है कि हम क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझें, हम क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करें, है ना, हम क्वेश्चन में कैसे उसको डील करें कि हमें अच्छे नंबर आ जाए, है ना। तो आंसर राइटिंग यूजुअली हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। आपकी इसी चुनौती का समाधान इस सीरीज में होने वाला है। मैं पहले थोड़ी सी विशेषताएं बता दूं इस सीरीज की। डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, कोई भी पॉलिटी का किसी भी सेगमेंट से उठा के। मेरा ये टारगेट रहेगा कि आपको कम से कम हफ्ते में 5 क्वेश्चन मैं करा दूं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन को फिर से स्वयं लिखने का प्रयास करें समझने के बाद, जिससे डेली आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सीरीज को। उससे पहले यदि आपको PDF चाहिए इस आंसर की, तो आपको जुड़ना है ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल से। मेरी सारी क्लासेस की जो PDF है, लिंक्स है, टाइमिंग है, वो सब इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और डेली जो क्वेश्चन होगा उसका PDF भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसके साथ ही आप मुझे ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है उद्देशिका से। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, है ना। तो प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय यानी जस्टिस शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण की विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी जो प्रस्तावना में न्याय शब्द दिया गया है उसके कितने विशेषण हैं, प्रत्येक विशेषण की चर्चा करनी है। क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ है ये। यानी न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो इन्हीं विशेषणों की बात हो रही है। सबसे पहले हम भूमिका में बता देंगे न्याय के बारे में कुछ, और फिर डायरेक्ट हम आ जाएंगे सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है। तो इतना करने से हमारे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पूछा है कि भारत में ये जो न्याय के प्रत्येक विशेषण की अवधारणा है, उनमें से प्रत्येक की दिशा में, प्रत्येक का मतलब तीनों के बारे में बताना होगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रयास किए गए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रयास कौन कौन से हैं, और वैधानिक कदम यानी वैधानिक कदम कौन कौन से हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अपने आप में काफी बेहतरीन है, क्योंकि अगर आप न्याय की पूरी अवधारणा लिखाए, है ना, और केवल आपने संवैधानिक प्रावधान बताया तो, और विधिक प्रावधान नहीं बताए, तो आपका 1-2 नंबर कट जाएगा। और यूपीएससी में 1-1 नंबर कट होने का मतलब समझते हो, रेस से बाहर होना या IAS ना बन पाना। ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन की डिमांड को बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। और उसके लिए मैंने आंसर राइटिंग पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखना, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें कुछ बातें आएंगी पुरानी भी। क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़ना है आपको। अब आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बैठ गया होगा, यानी हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की भूमिका लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं पूरा ड्राफ्ट बताऊंगी आप लोगों को। भूमिका लिखने के बाद हम जो क्वेश्चन का पार्ट 1 है, यानी न्याय कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार के न्याय की अवधारणा है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। अब सामाजिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, इन तीनों को हमें बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो इन प्रयासों में हमें दोनों प्रयास बताने पड़ेंगे बच्चे, यानी संवैधानिक प्रयास क्या क्या किए गए हैं और वैधानिक प्रयास क्या क्या किए गए हैं। इस संवैधानिक और वैधानिक में भी हमें अलग अलग बताना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक प्रयास क्या है और वैधानिक प्रयास क्या है, आर्थिक न्याय के लिए संवैधानिक क्या है, वैधानिक क्या है, राजनीतिक न्याय के लिए संवैधानिक क्या है और वैधानिक क्या है। इतना लिखोगे तब आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा हमारे आंसर का। आइए शुरू कर लेते हैं। यदि मैं इसकी भूमिका की बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि न्याय के विचार में
सभी व्यक्तियों को महत्व देना उचित है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को महत्व देना पड़ेगा एक लोक कल्याणकारी राज्य में। और न्याय की अवधारणा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी प्रस्तावना में इस न्याय की अवधारणा का जिक्र है और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये सारी बातें जस्ट आपने बता दिया कि भाई न्याय शब्द को 3 विभिन्न रूपों में हमने अपने प्रस्तावना में ऐड किया है। अब एक एक करके हमें बताना पड़ेगा कि भाई सामाजिक न्याय का क्या मतलब है। तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा, निर्जातीयता, धर्म इत्यादि किसी भी आधार पे किसी भी प्रकार का विभेद ना किया जाए, यानी प्रत्येक व्यक्ति के साथ बिना विभेद के व्यवहार करना ही सामाजिक न्याय को स्थापित करेगा। जब सभी व्यक्तियों को समानता का दर्जा प्राप्त होगा, यह है सामाजिक न्याय। यानी यह समान सामाजिक स्थिति के आधार पे अधिक न्याय संगत समाज के सृजन का प्रयास करता है। यानी समान सामाजिक स्थिति बनाने का प्रयास किया जाए। जब समान सामाजिक स्थिति बनेगी तभी जाके एक न्याय संगत समाज की स्थापना हम कर पाएंगे और तभी हम कह पाएंगे कि हाँ, सामाजिक न्याय स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय समझ में आ गया। अगला मुद्दा है आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और संपदा है उसका न्याय संगत वितरण करके गरीबी उन्मूलन का प्रयास किया जाना। यानी आर्थिक आधार पे एक तो किसी भी प्रकार का विभेद ना हो और दूसरा गरीबी उन्मूलन के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं ताकि प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक जरूरतें पूरी हो सके, आर्थिक न्याय को स्थापित किया जा सके। यही है आर्थिक न्याय। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आर्थिक न्याय स्थापित होगा, ये जो आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का भी आधार सिद्ध होगा और कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करेगा राज्य को। क्योंकि यदि आर्थिक न्याय स्थापित करना है, गरीब तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए, वंचित तबके के लिए काम करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे राज्य के द्वारा। और इसी एक्स्ट्रा एफर्ट की अवधारणा से जो कंसेप्ट निकला है वही है लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट, एक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट। तो आर्थिक न्याय से सीधा जुड़ा हुआ है। आर्थिक न्याय क्या है इसे एक्सप्लेन कर दिया हमने। अगला मुद्दा हमारे सामने ये होगा कि राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है कि देश के सभी नागरिकों को समाज और देश की शासन प्रक्रिया में सहभागिता के मामले में समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यानी राजनीतिक सहभागिता के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार हो। किसी व्यक्ति के साथ आर्थिक व्यवस्था, उसके धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पे विभेद ना हो राजनीतिक सहभागिता के मामले में। तो यह है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा। और जब ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हम प्राप्त करेंगे तभी हम जो प्रस्तावना की न्याय की अवधारणा है उसको पूरा कर पाएंगे, तभी हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। इतनी बात समझ में आई? तो क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ में कुछ था, हमने एक भूमिका लिख दी और हमने तीनों जो न्याय के विशेषण हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला पार्ट आएगा कि क्या क्या हमने कदम उठाए हैं। तो इसके लिए हम एक एक करके बताएंगे। जैसे हमने सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात करें कि भाई सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको आंसर में, सीधा लिख सकते हो कि सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम, और सीधा आप शुरू कर सकते हो। सबसे पहला आपको लिखना पड़ेगा संवैधानिक कदम क्या क्या है जी, और वैधानिक कदम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यदि संवैधानिक को एक्सप्लेन करें तो संवैधानिक कदमों में सबसे पहले हैं सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए फंडामेंटल राइट, यानी हमारे मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में भी सामाजिक न्याय से कौन कौन से जुड़े हुए हैं? तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होगा विधि के सामने। आर्टिकल 14 आ जाएगा, आर्टिकल 15 आ जाएगा। ये सब पता होने चाहिए आपको, है ना, कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा और ना ही नागरिक के साथ विभेद करेंगे इन आधारों पे।
है ना। तो आर्टिकल 15 भी सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। आर्टिकल 16 अवसर की समता देता है प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी विभेद के, तो सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है कि भाई छुआछूत नहीं होगा जाति व्यवस्था के आधार पे, तो अस्पृश्यता उन्मूलन भी तो सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, यानी आप विभेद नहीं कर सकते हो किसी भी आधार पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। यदि इसके साथ हम देखें तो आर्टिकल 23 और 24 को देख लीजिए। आर्टिकल 23 भी एक तरीके से शोषण के खात्मे की बात करता है। इसके साथ आर्टिकल 24 तो विशेष तौर पे बच्चों से जुड़ा हुआ है कि भाई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने या कार्य में नियोजित होने के लिए अलाउड नहीं होंगे, है ना। यानी कहीं ना कहीं ये सामाजिक न्याय, भाई बच्चों को उनके शोषण से रोकना ना, ये भी तो सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़ेगा। यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स, आपको अगर 2-2, 3-3 एग्जाम्पल भी याद है ना तो आपका काम चल जाएगा। ये नहीं है कि फिर आप पूरे संविधान के सारे की सारी चीजें आप सामाजिक न्याय में, बस एग्जामिनर को ये समझ में आना चाहिए कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को समझा और आपने 2-2, 3-3 सुटेबल एग्जाम्पल दे दिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि लिखने की भी सीमा है ना, सीमित शब्द है, 200 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार संवैधानिक प्रावधान हो गया। इसके तहत सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए डीपीएसपी की व्यवस्था है, जो कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आधार है, हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व। और उसमें भी विशेष तौर पे यदि हम बात करें तो आर्टिकल 39A निशुल्क विधिक सहायता, भाई गरीब व्यक्ति को भी तो न्याय का अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार है। तो आर्टिकल 39A निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। आर्टिकल 41 4 तरीके की बात करता है कि बेकारी यानी बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता, दिव्यांगता की स्थिति में क्या करेगा, लोक सहायता की बात करता है कि इन 4 स्थितियों में राज्य को लोक सहायता करनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को स्थापित करने के प्रयास की बात कर रहा है ये, दिव्यांगों के लिए, बीमारों के लिए, वृद्धों के लिए और जो बेरोजगार हैं उनके लिए। तो ये क्या है, सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रयास हैं। तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमें बताना पड़ेगा, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वैधानिक प्रयास पे आने से पहले 31 जुलाई लास्ट डेट है जो नया P2I बैच आया है, जिसकी शुरुआत 22 जुलाई से हुई है। यदि आप 12 से 13 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग अच्छा करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट सीरीज और बेहतरीन टीम के साथ लग के एक सही दिशा में मेहनत करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। P2I बैच है, यानी पीटी से लेके इंटरव्यू तक की, पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप, वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ आपको ये कंप्लीट बैच मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी होगी, आप 2 साल तक जितनी बार भी चाहें वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा LD Live कोड। एनीवे, अब हम आते हैं सामाजिक जो न्याय को प्राप्त करने के संवैधानिक कदम हमने देख लिए। अब हम विधिक कदमों को देखेंगे कि भाई कौन कौन से विधिक कदम उठाए हैं सामाजिक न्याय को स्थापित करने। तो 2-3 एग्जाम्पल इसके लिख दो आप। तो भाई पहला विधिक कदम हमने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है 1989 का। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय को दूर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है ना। तो ध्यान रखिएगा, हम ये एक्ट लेके आए। इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हमने अधिकार अधिनियम 2019 यानी दिव्यांगों के अधिकारों को पहचानते हुए हम एक्ट लेके आए हैं। इसमें आप एक एक्ट 2015 का ट्रांसजेंडर्स अधिकार अधिनियम की आप बात कर सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स को भी तो सामाजिक न्याय प्राप्त होना चाहिए, तो इस तरीके के अधिनियमों के तहत हम प्रयास कर सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम लेके आए हैं ताकि जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण हो सके। यानी सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए हमने संवैधानिक प्रयास कौन कौन से किए, वैधानिक प्रयास कौन कौन से किए। एक पॉइंट हमारा यहां तक आते आते क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पे आएंगे। अच्छा, यहां पे मैं एक बात और बता दूं, यदि हमने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया है आर्थिक न्याय को, तो आर्थिक न्याय को या सामाजिक न्याय या राजनीतिक न्याय को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है
है ना, 2-2 बार फिर रिपीटिशन दिखेगा, एग्जामिनर को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं और समय भी वेस्ट होगा, कुछ नया नहीं बता पाओगे। तो सीधा हम लिख सकते हैं कि भाई आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम यदि संवैधानिक कदमों की बात करें तो मूल अधिकारों में कुछ प्रयास किए गए हैं जिससे आर्थिक न्याय स्थापित हो। जैसे 15(6), 16(6) हाल ही में जोड़ा है। जनरल कैटेगरी का जो एक तरीके से गरीब तबके के लोग हैं उनको रिजर्वेशन की बात की गई है, तो ये क्या है, ये आर्थिक न्याय ही है ना। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15(6) हो गया, 16(6) हो गया, ये आर्थिक न्याय को प्रमोट करने के लिए संवैधानिक प्रयास है। इसके साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आर्थिक न्याय को स्थापित करने के भरसक प्रयासों की बात की गई है। जैसे यदि आप आर्टिकल 39 को पढ़ोगे, 6 उसके पैरामीटर्स हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला को, तो आर्थिक न्याय है ना, पुरुष और महिला का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। 39B कहता है देश के संसाधनों का देश हित में प्रयोग होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं। आर्टिकल 39C कहता है धन के संकेंद्रीकरण पर रोक होनी चाहिए, जो सेंट्रलाइजेशन है धन का उसके ऊपर रोक होनी चाहिए। इसी तरीके से अन्य प्रयास हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 39 आर्थिक न्याय को स्थापित करने का एक संवैधानिक प्रयास है। इस आर्टिकल 39 के साथ साथ आर्टिकल 42 को देखिए। यदि हम आर्टिकल 42 की बात करें तो काम की उचित और मानवोचित दशाओं की बात की गई है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को काम की उचित और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, उनको छुट्टी का भी अधिकार होना चाहिए, वो एक बेहतर एटमॉस्फेयर में काम करें, इस तरीके की दशाएं निर्मित होनी चाहिए। तो ये भी तो आर्थिक न्याय को बताता है। इसके साथ यदि हम आर्टिकल 43 की बात करें तो एक उचित निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने किसी से दिन भर काम करवाया और हम उसे जो है बाद में कहें ये लो 20 रुपए। एक उचित निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि के माध्यम से एक न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी जाती है कि भाई इस मजदूरी से नीचे नहीं दिया जाएगा किसी को भी। ठीक है, तो ये संवैधानिक प्रयास है। तो आर्टिकल 39 है, 42 है, 43 है डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में 15(6) है, 16(6) है। तो ये सब क्या है, आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के कदम है। तो ये हो गए संवैधानिक कदम। अब यदि हम कुछ विधिक कदमों को देखें तो भाई विधिक कदम में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रत्येक वर्ष जो बजट पारित किया जाता है संसद में, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में, इस बजट का कोर समझो। जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उस पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, जो कम पैसा कमा रहा है उस पे कम टैक्स लगाएंगे, है ना। तो इस तरीके से बजट के माध्यम से क्रमिक जो टैक्सेशन की व्यवस्था है वहां से भी आर्थिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यानी जिन लोगों का वेतन कम है उन पे कम टैक्स, जिनका ज्यादा है उन पे ज्यादा टैक्स। इसके साथ ही हम बहुत सारी रोजगार इत्यादि की परियोजनाओं को भी सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे मनरेगा का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो मनरेगा क्या है, आर्थिक न्याय स्थापित करने का माध्यम है ना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी मिल जाए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, संवैधानिक कदम और वैधानिक कदम आर्थिक न्याय की स्थापना के। अब हम यदि राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले हम संवैधानिक कदमों को देखेंगे। तो भाई सबसे पहली बात है आर्टिकल 326 में संघ और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर। सबसे बड़ा आधार है हमारे लोकतंत्र का, और हमारे लोकतंत्र में भी राजनीतिक न्याय को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा जरिया है आर्टिकल 326, वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि एक निश्चित आयु से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला है, पुरुष है, अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति से संबंध रखता है, किसी भी धर्म से संबंध रखता है, किसी भी क्षेत्र से संबंध रखता है, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी विभेद के मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो मत देने का अधिकार होगा। आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार की बात कर दी गई। तो ये क्या है, ये राजनीतिक न्याय को स्थापित करने की परिकल्पना है ना। यदि हम यहां पे कहते सीमित मताधिकार है जी, यानी केवल धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, धन के आधार पे, शिक्षा के आधार पे ही यदि हम मतदान देते तो समाज के कुछ ही लोगों को मतदान का अधिकार होता, बाकी को नहीं होता। तो ऐसी व्यवस्था में क्या राजनीतिक न्याय स्थापित हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो राजनीतिक न्याय स्थापित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है 326, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला, यदि हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो हमने रिजर्वेशन दिया है ना। जैसे आप पंचायतों में देखोगे 243D है, 243T नगर पालिकाओं में है, 330 है, 332 है।
जिसके तहत क्रमशः यदि बात करें तो ये पंचायतों में, ये नगर पालिकाओं में, ये लोकसभा में और ये राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। हमें समाज के एक ऐसे तबके को जिसका समाज में ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं रहा है, ऐसे तबके को आगे लाने के लिए कुछ विशेष एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे और हमारा संविधान ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है। ताकि क्यों कर रहा है भाई? इसका सीधा सा लॉजिक क्या है? ताकि समाज में न्याय स्थापित हो। और न्याय में भी यहाँ पे राजनीतिक न्याय की बात हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं किससे? राजनीतिक सहभागिता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, है ना। तो राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए आपको 326 और ये सारी बातें पता होनी चाहिए जो हमने की हैं। इसके साथ ही राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए कुछ विधिक कदम भी उठाए गए हैं। यदि विधिक कदम की बात करें तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, 1950 का भी है, 1951 का भी है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आपके सिलेबस का टॉपिक भी है। मैं इसी आंसर सीरीज का एक, अगर आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छा रहना चाहिए भाई, ये रामबाण होगा आप लोगों की आंसर राइटिंग को ठीक करने का। और ध्यान रखना, यदि आपका बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा तो ना केवल पॉलिटी के साथ IR, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे कई सारे जो मुद्दे हैं उनके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती रहूंगी। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। जितनी मेहनत आप पे की जा रही है उसका प्रत्युत्तर भी तो मुझे ठीक ठाक मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो, अगर ये कंटेंट रेगुलर चाहते हो तो। एनीवे, विधिक कदम में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 हो गया। इसके साथ ही जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता इत्यादि की व्यवस्था की है हमने। इस तरीके से अब जाके आपका आंसर के दोनों जो पार्ट की डिमांड थी वो कंप्लीट हुई। तीनों प्रकार के न्याय की एक्सप्लेनेशन, तीनों प्रकार के न्याय के लिए संवैधानिक क्या, वैधानिक क्या, ठीक है। और फाइनली आप एक कंक्लूजन लिख दोगे कि न्याय की स्थापना करने के लिए ये जो संवैधानिक और वैधानिक कदम हैं, इनको केवल लिखा ही नहीं गया है, बल्कि इनको व्यवहारिक तौर पे लागू करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। और वो व्यवस्था की गई है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, है ना। आर्टिकल 32 के तहत यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 में हम फंडामेंटल राइट के साथ साथ यदि वैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है तो भी हम आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो इनकी भी व्यवस्था की गई है। ये प्रावधान समाज के सभी वर्गों के हितों को समायोजित करने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि न्याय स्थापित करना हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था, ठीक है। तो यहां पे आप अगर इस तरीके से कंक्लूजन लिखते हैं तो फिर आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मतलब आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा ये कंक्लूजन लिखने से कि भाई बच्चे ने केवल व्यवहारिक उपाय ही नहीं बताए, मतलब लिखे हुए उपाय नहीं बताए, उनको लागू करने के विकल्प भी बता दिए कि भाई आर्टिकल 32 है, 226 है। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। ध्यान रखना, अब आगे जब हम बढ़ते चलेंगे इसी आंसर को आप थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते हो। जो आपने ऐसे लिखने के क्रम में मैंने लिखा है ना, क्योंकि उसका पीपीटी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें आप ना ग्राफ्स का प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे आपने बीच में अगर सामाजिक आर्थिक न्याय है तो आप इस तरीके का कोई चार्ट बना के बता सकते हो, भाई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। फिर यदि आपके पास समय कम है तो सामाजिक न्याय जब आप नीचे बताओगे तो इसके संवैधानिक प्रयास क्या क्या हैं, इसके वैधानिक प्रयास क्या क्या हैं, इसी तरीके से एक बड़ा चार्ट बना सकते हो, ठीक है। आर्टिकल का यूज आपने इसमें कर ही दिया, तो अपने आंसर को आप और क्वालिटेटिव धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें मैं सिखाऊंगी आप लोगों को और आपको भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते मैं बता दूं, अगर एडमिशन लेना है तो LD लाइव कोड का प्रयोग करना है और 31 जुलाई अंतिम तिथि है। बाकी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। यदि आपको सही लग रहा है ये आइडिया, याद रखना अगर ये प्रोग्राम 6 महीने तक चल गया अच्छे से, तो आप सोचो 6 महीने में आप कितना ज्यादा आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर चुके होंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को बराबर की टक्कर देने में सक्षम हो चुके होंगे, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और साथ ही इस वीडियो के इन क्वेश्चन के PDF को यदि आपको फॉलो करना है तो PDF के लिए आपको जाना पड़ेगा ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।